जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। दोस्तों, क्या आप लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की तैयारी जबरदस्त करना चाहते हैं या चैप्टर समझ में नहीं आता, समझ में आता भी है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का प्रचंड शॉर्ट, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से सीख रहे होंगे और फील कर रहे होंगे, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो कि बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी का क्यूरियस पाठशाला में। मैं हूं आप सभी का स्टडी मेंटर आदित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को आज क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं, व्हाट विल यू गेट इन दिस प्रचंड शॉर्ट। भैया प्रचंड शॉर्ट इसका नाम क्यों रखा? वन शॉट भी नाम होता है। देखो वन शॉट में जल्दी जल्दी सब लोग पढ़ा देते हैं, समझ में आता नहीं है। आने मतलब क्या हुआ कि स्लाइड जल्दी जल्दी भगा देते हैं और उसका निचोड़ समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं प्रचंड शॉर्ट क्यों रखा हूं? मैं इसीलिए रखा हूं कि यहाँ एनसीईआरटी थ्योरी तो पूरी कवर होगी, उसमें बेझिझक आप लोग रहिए। प्लस बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या हुआ कि आप सबको और बेसिक, मतलब एनसीईआरटी से भी बेसिक मैं समझाऊंगा, जिससे आप सब कॉन्सेप्ट फील कर पाए, ठीक। और डेली लाइफ एग्जांपल से भी मैं रिलेट करके एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक। और देखिएगा एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी कवर होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट 10th में आता है ना, तो हर लेक्चर में यही भटका रहता है कि भैया एनसीईआरटी एक्टिविटी कौन कराया है, कौन नहीं कराया। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए, एनसीईआरटी एक्टिविटी मैं कराया हूं। एनसीईआरटी एक्टिविटी से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं बताऊंगा, जिसमें से पीवाईक्यूज रहेंगे और सीएफक्यूज रहेंगे, मतलब कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सीबीएसई बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर पूछ रहा है, ठीक। और बाकी हम लोग डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक, जिससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप लोग मतलब अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी और पीक लेवल पर ले जा सकते हैं। और सॉल्ट नोट्स इस रूप में रहेगा, रिवीजन के रूप में, ठीक। और बाकी प्रैक्टिस सेट मैं इसलिए दूंगा आप सबको कि आप लोग ये सब करने के बाद ना, ये लेक्चर करने के बाद ये नोट्स आप लोग जो रिवाइज करेंगे ना, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस शीट को भी लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट को लगाने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। अप होने का मतलब क्या हुआ कि एक चैप्टर आपका तैयार हो गया। उसके बाद मेरे भाई फ्लैश कार्ड मैं दूंगा, जिसकी मदद से आप ट्रिक्स और टिप्स की मदद से आप चैप्टर का रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूं कि इस लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। और अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, तो आप आधे घंटे लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि ये लेक्चर आगे अटेंड करना है कि नहीं। इस लेक्चर का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1.5 आवर होने वाला है, मतलब 1 आवर 30 मिनट। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिएगा, चेंज एंड इट्स टाइप। भैया ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो कहां से ले आए? देखो मैंने कहा ना, बेसिक से उठाऊंगा एडवांस के लेकर जाऊंगा, बेसिक से उठाऊंगा एडवांस तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर सभी लोग वन शॉट डाल देते हैं व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, और स्टूडेंट्स का जो है वो बेसिक क्लियर हो नहीं पाता। इसीलिए मैं इसलिए आया हूं कि पेड कोर्सेज से भी अच्छा कंटेंट दे सकूं। आप अगर बिलीव नहीं होता मेरे भाई ना, तो आप एक पेड कोर्स उठाइए और मेरा ये प्रचंड शॉर्ट या उठा लीजिए, और मैंने 3 लेक्चर में भी इस चैप्टर को खत्म किया है, या उसको उठा लीजिए। आप खुद डिफरेंस देखेंगे कौन सा बेस्ट है, ठीक। बाकी मुझे कहने की जरूरत है नहीं, ठीक। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं भाई, आप देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कौन सा बेस्ट है, ठीक। और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है अच्छे से, बेसिक से, और कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, जो कि इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 1-2 मार्क्स में सीबीएसई पूछ ही लेता है, ठीक। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग अच्छे से सीखेंगे, और बैलेंसिंग के बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक को सीखेंगे हम लोग, ठीक। और कौन कौन सी चीजें हैं जो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाती हैं, ये सब चीजें अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो आप सबको मैं बेसिक से उठाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। टॉपिक आप लोग देख लीजिए बस। और बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग डेप्थ करने वाले हैं, इस बात की प्रॉमिस मेरी है, ठीक। और बाकी देख लीजिए रेंसिडिटी कोरोजन, जो कि हमारे डेली लाइफ में इंपैक्ट करते हैं, और हम इसको कैसे बचा सकते हैं, ये सब
टॉपिक्स कवर होने वाले हैं डंके की चोट पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए चेंज के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेंज के साथ। भैया बदलाव क्या होता है, चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, जरा बताइए। सबके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है ना? बिल्कुल आ जाता है। अब देखिएगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, फिर बाद में किताबी लैंग्वेज समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए ये कागज है, इसको मैंने फाड़ दिया। फाड़ने से क्या हुआ कि इसके साइज में परिवर्तन जरूर आ गया। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। ठीक, अब मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, निचोड़ दिया, ये ऐसे बन गया। ठीक, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि जैसे पहले वस्तु थी वैसे नहीं अब रह गई, यानी कि फाइनल स्टेट डिफरेंट है इनिशियल स्टेट की। तो बदलाव क्या होता है मेरे भाई, चेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है इनिशियल स्टेट की। भैया नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और समझाओ, मैं तो पागल हूं। नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अगर आप 20% भी बैठे होंगे ना, मैं आपको 80 तक ले जाऊंगा, 90 तक ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इसी कागज को आप जला दीजिए। इसी कागज को क्या करिए, आप जला दीजिए। जलाने के बाद क्या होगा, मेरे पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं तो मैं आपको सामने दिखाता। देखो क्या हुआ कि अगर मैं इस कागज को मान लीजिए मैंने जला दिया, इसको जलाने के बाद क्या होगा कि ये राख में बदल जाएगा। राख में बदल जाएगा, इससे हमें क्या पता चला कि फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट के बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। तो क्या होता है मेरे भाई, मेरे साथ दोहराइएगा। मैं डिफिनेशन आप सबको इसीलिए रिलेट करवा रहा हूं कि आप सबका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और लिखने का तरीका भी पता चले। ठीक, तो क्या होता है चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है इनिशियल स्टेट की। अब जैसे मान लो आप जब 7 साल के थे तो छोटे दिख रहे होगे, थोड़ा सा पतले थे, दुबले थे, और आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। और जैसे ही आप बड़े हुए तो आपका रिश्तेदार मान लीजिए 10 साल बाद कोई मिला तो उसने कहा, अरे अर्णव बेटा तू इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे मतलब बड़ा तो होगा ही वास्तव में, लेकिन वो उसके मतलब दाढ़ी आ गई, मूछ आ गई, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए, मतलब पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि फाइनल स्टेट डिफरेंट है इनिशियल स्टेट की। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट के डिफरेंट होती है। ठीक, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं चेंज के भी कुछ ना कुछ टाइप होंगे, कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। तो कौन सा प्रकार है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो केमिकल बिल्टअप के आधार पर क्या होता है कि 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। अब भैया फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, मैं समझाता हूं बहुत ही साधारण भाषा में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल देखिए क्या होता है कि फिजिकल एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता। मतलब जैसे मान लीजिए मैं पेपर का ही एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया, इतना बड़ा पेपर लिया, इसको यहां से कट कर दिया, 2 टाइप में डिवाइड हो गया। ठीक, अब आप जरा बताइएगा, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। ठीक, अब क्या आप इसको राख थोड़ी बोल देंगे बिना जलाए? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक, और शेप साइज में चेंज आ सकता है, शेप साइज में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। जैसे 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 कुछ समझाओ भैया जरा, कैसे समझाए, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जैसे मान लीजिए कौन सा एग्जाम्पल अब दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा सब्सटेंस है, कोई बड़ा सा सब्सटेंस है। मान लीजिए बड़ा सा सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका क्या आइस है, आइस। तो आइस को आपने मान लीजिए ब्रेक कर दिया, यहां छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो यानी कि ये आइस ही तो है, आइस ही है ना। तो इसीलिए क्या होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है मेरे भाई। और अगर हम लोग बात करते हैं वही केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है हर हाल में। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल एक दिया है, बर्निंग ऑफ पेपर को मैंने जलाया तो ये राख में चेंज हो गया। तो यानी कि ये क्या है कि केमिकल चेंज है, मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अब आप जरा गौर करके देखिएगा कि क्या आप राख को फिर से इसमें थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर कोई कहे, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन देखा गया है, आता भी है सीबीएसई में। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने चेंज देखा, बदलाव क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट के डिफरेंट होती है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो नेम से ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सब्सटेंस मान लेते हैं एक्स है और ये कोई वाई है। जब दोनों को साथ में हमने मिला दिया तो एक्स वाई दोनों हो गया, मतलब दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई? द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज। अभी मैंने केमिकल चेंज बताया। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है इनिशियल स्टेट के अपेक्षा। ठीक, ये पता चल गया। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आता है। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? जैसे मैं एग्जांपल जो लिखा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में गिवन भी है। देखिएगा क्या है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है, एक मिनट रुकिएगा, देखो जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक, जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक, तो H2O बनाती है, वाटर बनाती है। मतलब अब इससे हमें ये पता चल रहा है रिएक्शन कुछ ना कुछ हुआ ना, मतलब कुछ परिवर्तन हो रहा है। मतलब जैसे ये दोनों जब ये दोनों गैस थे लेकिन बाद में ये लिक्विड का रूप ले लिए। मतलब कुछ हमें आभास हुआ कि जब दो चीजें मिल जाती हैं तो नई प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो जैसा हमने एग्जांपल में भी देखा कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो H2O बना रही है। ठीक, ये बातें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की जो कि एनसीईआरटी में गिवन एक्टिविटी है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं सारी डीपली जानकारी दूंगा आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। बस अंत तक बने रहना आप लोगों को। देखिएगा क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन Mg, ठीक, Mg, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। भैया ये क्या होता है? पहली बार नाम सुना है लेकिन पहली बार का नाम सुनना ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूं। देखिएगा क्या होता है कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये व्हाइट पाउडर होता है। व्हाइट पाउडर होता है तो मैं क्या करूं? अरे भैया सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि इसको हम जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं? तो आप लोग यही स्टेटमेंट लिखाइएगा। क्या लिखाइएगा कि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए हम सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और दो प्रिकॉशंस भी हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जब ये जलता है इसके प्रेजेंस में तो बहुत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम करता है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी उत्पन्न करता है, जो कि आई के लिए डैमेज भी हो, मतलब आई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। कैसे? जो लाइट होती है वो आई को फोटोकैरेटाइटिस दे सकती है या परमानेंटली डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए हमको एक प्रिकॉशंस करना पड़ता है जो कि ब्लैक ग्लास, मतलब हमें काला चश्मा पहनना पड़ता है अगर इससे बचना होगा तो। जैसे आप लोग वैसे एग्जांपल आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जब वेल्डिंग होती है, एक दूसरा एग्जांपल है, वहां क्या होता है कि जो वेल्डिंग वाला होता है वो काला चश्मा पहना रहता है। काला चश्मा इसीलिए पहना रहता है मेरा भाई कि उसका आई डैमेज ना हो। तो आई होप ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैं रिकैप देता हूं 1 मिनट में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात हमने देखा, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बना लेती है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले सैंड पेपर से इसीलिए क्लीन किया जाता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया रहता है, इसीलिए इसको क्लीन किया जाता है। ठीक, और बात करते हैं हम लोग, ये बहुत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और ये आग को परमानेंटली डैमेज कर सकता है या कुछ समय के लिए पेन भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अभी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा,
जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रही हो। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही है, ठीक। उसी प्रकार अब देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। भैया करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? देखो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वे विजिबल इंडिकेटर्स जो कि हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज में केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो गई है या हो रही होगी। मतलब भैया ये सब चीजें ये बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ठीक। अब सब चीजों को एक एक बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट से फील करके समझते हैं। देखिएगा पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या भैया? देखो जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा हो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोल रहे होंगे। जैसे भाई इनसॉल्युबल क्या होता है, जैसे कोई चीज आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में मैंने वाटर पहले से रखा है, वाटर में मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, बेरियम सल्फेट डाल दिया, ठीक। अब वो क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि वो घुलेगा नहीं उसमें, ठीक। तो उसी प्रकार क्या होगा कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक सॉलिड का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। भैया समझ में तो आ गया? थोड़ा सा एग्जाम्पल देते तो और अच्छा लगता। बिल्कुल भैया मैं आपके लिए हाजिर हूं। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे Na2SO4, ठीक, एक्वस है, ठीक। अब बात करते हैं, Na2SO4 हो गया, अब BaCl2, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या बना रहा है देखिएगा, इधर लिख दे रहे हैं, इधर सही से आप लोग को क्लियर विजुअल हो इसी तरीके से, ठीक। देखिएगा BaSO4 बनाएगा, ठीक। जब Na2SO4 BaCl2 के साथ मिलकर कुछ बनाएगा तो सबसे पहले BaSO4 बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट चाहे ऐसे लिखिए, चाहे S करके लिखिए, चाहे PPT डॉट लिखिए, ठीक, बात एक ही है, ठीक। तीनों में कोई आप लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक, क्लियर। मेरी बात समझ में आई? प्रेसिपिटेट बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि 10th में आते ही टीचर कहते हैं प्रेसिपिटेट रट लीजिए। मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भाई। देखिए प्रेसिपिटेट समझो मेरे भाई, एक ऐसा इंसॉल्युबल सॉलिड जो कि दो एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर बना हो। मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। Na2SO4 जब BaCl2 के साथ मिलकर बनाएगा, कुछ बनाएगा तो BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ध्यान से समझिएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और दूसरा एग्जांपल जो चेंज इन कलर है वो भी यही है, जैसे ये कलरलेस है, ठीक, तो इसीलिए ये देखो कलर में भी परिवर्तन आ रहा है, कलर में भी चेंज आ रहा है, ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक। आप सबको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट क्या होता है। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस मिलकर बना रहे हो कुछ, तो उसके बाद गैस का निकलना ही इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन को ले लिया और जला दिया। कहाँ जला दिया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, CO2 गैस बन गई जो कि इवॉल्व हो रही है, ठीक, क्लियर। बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझाता हूं मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, क्योंकि मैं आपकी एज में हूं, ठीक। क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर हैं वो जल्दी पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक। देखिएगा मैंने क्या बोला कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर रिएक्शन में गैस का इवॉल्व होना, यही शो करता है, ठीक। तो जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, कार्बन को जब कार्बन मैं जला रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इवोल्यूशन का साइन ये होता है, ठीक, क्लियर। बहुत बढ़िया। और दूसरा है चेंज इन स्टेट में परिवर्तन आना। जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, बाद में फिर गैस बन जा रहा है। मतलब भैया जब दो रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ सॉलिड की गैस के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ क्या बन गई, गैस बन गई, ठीक। तो उसी प्रकार स्टेट में चेंज आना एक ये शो करता है केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक। बहुत बढ़िया। ये चार मैंने समझा दिया। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। डिफिनेशन कभी नहीं आती। एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था, Na2SO4 BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस क्या
क्या, NaCl, बहुत बढ़िया। और दूसरा मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि गैस का निकलना। तो जब हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है भारी मात्रा में, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात चेंज इन स्टेट में क्या हुआ कि जब हम सॉलिड का जब ये जैसे ये सॉलिड है और ये गैस है तो बाद में देखो गैस बन जा रहा है, ठीक, तो चेंज इन स्टेट भी हो गया, ठीक। और ये भी हमने समझ लिया था, ठीक, क्योंकि वो कलरलेस सॉल्यूशन था और फिर उसके बाद जब उसका रिएक्शन उसके साथ किया गया, मतलब एक्स का रिएक्शन जब ये कलरलेस था और जब वाई के साथ किया गया तो बाद में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक, बहुत बढ़िया। ये एग्जांपल के तौर पे समझाया था, ये कोई रिएक्शन है नहीं। जो मैंने अभी रिएक्शन लिखवाई थी Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक, बहुत बढ़िया। अब लास्ट बचता है चेंज इन टेम्परेचर। चारों मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखो चेंज इन टेम्परेचर मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो रही हो जिसमें रिएक्शन होते वक्त क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो टेम्परेचर में। इसके आधार पे दो रिएक्शन होती है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, अभी समझा दूंगा अच्छे से। देखो एक होती है इंडोथर्मिक, क्या भैया, इंडोथर्मिक, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। भैया नहीं समझ में आया, नाम तो बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन काम कैसा है, काम भी खतरनाक ही है, ठीक, लेकिन मैं समझाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का। देखो ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला कि चेंज इन टेम्परेचर मतलब ऐसा हो रहा हो कि कोई पार्टिकुलर रिएक्शन में कि उस रिएक्शन में मतलब होते वक्त कोई ना कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। उसी के आधार पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है इंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। भैया इंडो एक्सो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अब आप लोग देख रहे होंगे इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है, एंट्री, ध्यान से समझिएगा, एंट्री। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक, हीट से रिलेटेड टर्म होता है, ठीक। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 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 एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब ये समझ में आ गया। नोट्स आप सबको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नोट्स आप लोग एक बार देख लेंगे, सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक। अब भैया ये समझ में आ गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट मतलब हीट नहीं मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और अदर फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब भैया एग्जांपल थोड़ा सा दोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि सीबीएसई अच्छे लेवल का पेपर बनाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी नंबर कटे। देखो मैं बताता हूँ, देखो 6CO2 एक एग्जांपल है, देखिएगा 12H2O जब CO2 H2O के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ क्या बनाता है, C6H12O6। ये आपको बायो में भी काम आने वाला है, ठीक, जो कि ग्लूकोज है ये। और 6CO2 नहीं बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक। मैं कहोगे भैया गलत बता रहे हो, तुम पकड़ लिए गलती आपकी। मैं आप सबको इसलिए थोड़ा सा नोटिस करवाता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, भैया गलत बता रहे हो, थोड़ा सा आप लोग के माइंड में जाए, ठीक। तो मैंने क्या बोला मेरे भाई कि इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एंट्री होती है एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड अदर फॉर्म, ठीक। मैंने एग्जांपल क्या दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है और CO2 नहीं बनाती, O2 बनाती है। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक। और वाटर बनाती है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक्सोथर्मिक समझा दो, जस्ट इसी का उल्टा, इसमें एंट्री हुई थी ना, इसमें एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट, ठीक। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, तो जिसमें एनर्जी बाहर निकल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक। जैसे 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 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो MgO बनता है, ठीक, और हीट लार्ज अमाउंट में निकलती है, ठीक। समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा देखो कम समझाया इसमें ना, अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोग का आई को भी चेक करता हूँ, ठीक, भले मैं लाइव क्लास ना ले रहा हूँ लेकिन मैं समझता हूँ। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, मैंने क्या बताया, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में और किसी के फॉर्म में निकल रही हो, बाहर निकल रही हो, रिलीज हो रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल मैंने दिया, जब
जब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, प्लस साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट निकालता है। ठीक, जो मैंने अभी बताया था, उसी के कारण आंख में पेन हो सकता है या परमानेंटली डैमेज हो सकती है आई। ठीक, बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेंज पढ़ा, चेंज के टाइप्स पढ़ा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब मेरे साथ आप लोग एक ट्रिक नोट करिएगा, फैक्ट्स नहीं, FECTS। भैया ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अगर कहीं आ जाए आंख मूंद के आप लोग बता दीजिएगा, आंख बंद करके बता दीजिएगा क्या। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, नहीं चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ठीक, बहुत बढ़िया, सारी चीजें मैंने बता दिया अभी तक। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में जब कोई एग्जांपल देना होता तो बहुत लंबा टाइम लग जाता था। जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, बहुत लंबा टाइम लग जाता। उसी का सॉल्व फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वही केमिकल रिएक्शन रहेगा, लेकिन उसको सिंबल्स के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वैसे डिफिनेशन आती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट रिएक्शन आती है और MCQ भी बनता है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब केमिकल इक्वेशन देखिए कैसे कैसे, देखो जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैग्नीशियम, अगर लंबी स्टेटमेंट लिखनी होती तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन हमने सॉल्ट फॉर्म लिख दिया। क्या लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखो जो इस साइड वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, मतलब जो कंबाइन हो रहा हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, और जो बाद में बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इस साइड वाले को रिएक्टेंट, इस साइड वाले को प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, जब हम इसको वर्ल्ड की फॉर्म में, जैसे पूरा वर्ल्ड है ये ना, मैग्नीशियम वर्ल्ड है, ऑक्सीजन वर्ल्ड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ल्ड है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब वहीं इससे भी सॉल्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, इससे भी सॉल्ट फॉर्म हम लोगों ने लिखा, इसका केवल सिंबल लिख दिया। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। ठीक, तो इससे भी छोटा सॉल्ट फॉर्म हम लोगों ने लिख दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, और सॉल्ट फॉर्म बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। भैया ये क्या होता है, रुको बताते हैं। या इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जैसे देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बराबर नहीं है। बराबर कैसे नहीं है, देखो यहाँ एक Mg है, यहाँ एक Mg है, यहाँ 2 O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, यानी कि बराबर नहीं है। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर ना हो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये MCQ में क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। 4 रिएक्शन दी गई थी, उसमें से टिक लगाना था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन के बारे में। अब अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ 2 O है, यहाँ 2 लगा देते हैं, और यहाँ 2 Mg हो गया। अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग अच्छे से सीखेंगे। ठीक, इसमें मैं केवल टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब ये बाद में क्या बन गया, स्केलेटल की जगह क्या बन गया, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, राइटिंग को इग्नोर करिएगा भाई साहब, क्योंकि राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। ठीक, देखो ये क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। सबसे पहले वो लंबा स्टेटमेंट, उसके बाद वर्ल्ड इक्वेशन बना, वर्ल्ड इक्वेशन के बाद सॉल्ट फॉर्म बना। सॉल्ट फॉर्म में क्या था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में एक परेशानी थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं थे। दोनों बराबर करने के लिए क्या हमने किया, बैलेंसिंग कर दिया। उसके बाद क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक, आई होप ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे एक कोई इंसान होता है, चश्मा लगा लेता है, घड़ी लगा लेता है, अच्छा ट्राउजर पहन लेता है, अच्छा पैंट पहन लेता है, अच्छा शर्ट, मतलब सारी चीजें पहन लेता है तो अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है।
उसी प्रकार केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए सॉलिड को हम सॉल्ट फॉर्म में एस लिख सकते हैं, ठीक, और लिक्विड को हम सॉल्ट फॉर्म में एल लिख सकते हैं, और गैस को हम जी भी लिख सकते हैं या एरो ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, ठीक, और एक्वा सोल्यूशन को एक्यू के नाम से, ठीक। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट, इस राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसको आप पीपीटी डॉट लिख सकते हैं या फिर डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे देखो ये इंफॉर्मेटिव है, सॉलिड गैस ये सब लगा है तो इससे अच्छा लग रहा है, ठीक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज में। तो सबसे पहले देखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखो नाम, सबसे पहले अगर आप नाम जान जाएंगे ना तो काम उसका जानने में देरी नहीं लगेगी, ठीक। तो बैलेंस पता चल रहा है, देखो बैलेंस मतलब पूरा बैलेंस बना हुआ है, ना इधर ज्यादा गिरा है ना इधर, ठीक। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई, जैसे देखो केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल सीई केमिकल इक्वेशन देखो जैसे ये है, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, मतलब ना रिएक्टेंट ज्यादा है ना प्रोडक्ट कम है, मतलब दोनों में एकदम बैलेंस, मतलब दोनों का मास बैलेंस है। तो इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हुए, जो रिएक्ट कर रहे हो, जो रिएक्ट कर के कुछ बनाना चाह रहे हो। जैसे देखो पहले ये सब क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, ठीक। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, जो बाद में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ये, ठीक। क्लियर। कहोगे भैया धेजे में बात गई नहीं, आपने समझा तो दिया, डिफिनेशन आ गई, लेकिन फील नहीं आया, बट मैं फील दिलाऊंगा ना। देखो क्या बताया मैंने कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बराबर होता है जरा देखते हैं। देखो Mg और O है और डायरेक्ट क्या बना ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ 2Mg है, ठीक, यहाँ कितना Mg है, 2Mg है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो O कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी 2 है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर 4 mg है तो उधर 2 mg हो जाए, इधर 0 mg है तो उधर 1 mg हो जाए, ठीक। तो इससे हमें ये पता चला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का सम जब पूरा सम होता है उसके इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात ये उठती है भैया बैलेंस करते क्यों है, रीजन भी तो चाहिए, व्हाई। कोई भी क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े, कोई टॉपिक पढ़े तो WWH का आप लोग रूल फॉलो करा करिए, मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, मतलब क्या, क्यों, कैसे, ठीक। तो देखिएगा क्या हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। देखो बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, ये एक लॉ पर फॉलो होता है। कौन सा लॉ है भैया थोड़ा सा लॉ याद आ रहा है, 9th में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन था। तो भैया वही है, देखो क्या बोला मैंने, ये एक लॉ को फॉलो करता है। जो लॉ हम लोगों ने 9th में पढ़ा था वो क्या था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वाह भैया वाह, 9th का एक टॉपिक तो काम आया कम से कम। क्या बोलता था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। और हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर किया जा सकता है, लेकिन ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल भैया आपने बोल तो दिया, फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है, मैं तो मानने वाला हूं नहीं। देखो मैं फील दिलाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ H था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। देखो वाटर बना लिए, ठीक। अब देखो ये इस फॉर्म में था, ये गैस के फॉर्म में था, ये वाटर के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो देखो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ देख लो 2 2 4, हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। तो इससे हमें यह पता चला कि जरूरी नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन पे करती है, ठीक। जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में हो, दूसरे फॉर्म में जा सकता है मास,
लेकिन मास को ना क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला, देखो ना इधर कम हुआ ना ज्यादा हुआ, बैलेंस हुआ। ठीक, तो आई होप इस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए लिया कि आप सबका बेसिक्स क्लियर हो पाए। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर मैं रिकैप दूंगा। मैं देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस मतलब बैलेंस बना हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे बराबर किसके? जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्ट करने के बाद। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम क्यों बैलेंस करते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये इसलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि ये फॉलो करता है एक लॉ को, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि हमें बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बैलेंसिंग, सीखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है किसी इक्वेशन को, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे बढ़ते 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 सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक केमिकल इक्वेशन के साथ, जो कि हम बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं इससे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये डेजली व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। बर्न करने के साथ साथ इसकी वजह से हमारे आंख में फोटोकेरेटाइटिस हो सकते हैं। इसको हमने लेक्चर फर्स्ट में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेना, क्योंकि बेसिक जानकारी है उसमें हमने बताया था। ठीक, अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। एनसीईआरटी क्या कहती है उसका थोड़ा सा हम तरीका 2 इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं इजी ट्रिक बताऊंगा। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट नेम लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक, ये हो गया, बहुत बढ़िया। एलिमेंट कौन कौन से है ध्यान से देखिएगा। देखो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहां हमने मैग्नीशियम लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया। बहुत इजी ट्रिक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा लेंथी भी करता है, लेकिन मैं जो इसके बाद बताने वाला हूं बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है। ठीक, देखिएगा, अब क्या करना है, रिएक्टेंट साइड देखना है कितना नंबर है इसका। देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो इस साइड मैग्नीशियम कितना है, देखो 1 है ना, इसके अलावा तो ऑक्सीजन है। ठीक, बहुत बढ़िया, तो यहां हमने 1 लिख दिया। ठीक, और ऑक्सीजन कितना है, वो 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। देखो, प्रोडक्ट साइड क्या है, MgO, यानी कि Mg 1 है और O 1 है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब भैया बैलेंस कैसे करें, देखो एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद दोनों को बराबर करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को। कैसे बराबर करो, देखो देखो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा ना, यानी कि दोनों बराबर बराबर। अब देखते हैं असली खेला। देखो, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में, तो देखो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब क्या करें भैया, खड़ा हूं आज भी वहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं। देखो ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो मैग्नीशियम 2 हो गया ना, अब क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, रिएक्टेंट साइड भी 2 कर दो। देखो इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये अगर रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 2 हो नहीं जाएगा। अब देखो भैया, यहां हमने 2 कर दिया। अब जरा देख के बताना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर है कि नहीं। फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या किया, टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद रिएक्टेंट लिखा, फिर प्रोडक्ट लिखा। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हमने करवाया, तो देखा यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद क्या निकला कि मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इधर प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम जब 2 हो गया था, मेरे भाई जब 2 हो गया था इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी इधर रिएक्टेंट साइड पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हो गई, देखो Mg यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गई। यानी कि बहुत इजी ट्रिक है, बहुत अच्छे से समझाया। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। इसी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि सीबीएसई में अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय फॉलो द रूल ऑफ एनसीईआरटी, बाय द वे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो मैं रिस्क नहीं देना चाहता हूं। ठीक, बाकी मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि यहाँ Mg है, यहाँ 2 Mg है, 2 कर दो, यहाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा, इजी ट्रिक। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर मुझे फॉलो किया तो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन
इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मतलब फॉलो करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक, बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं एक दो लेक्चर देखने के बाद। ठीक, तो देखिएगा, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये हम लोग दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एनसीईआरटी के तरीके से। ठीक, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंट होगा। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को ले लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर रिएक्टेंट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर, इतनी बातें क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले एलिमेंट में कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड कौन सा है, प्रोडक्ट साइड कितना है। ठीक, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो रिएक्टेंट में देखो सी कितनी बार है, 1 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और एच 4 बार है, और ओ कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो कितना है, देखो सी 1 बार है। ठीक, तो यहाँ 1 बार हम लिख लेते हैं। उसके बाद एच को देखते हैं, एच कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, और ओ 2 और 1 3। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आया। सबसे पहले हमने एलिमेंट को लिखा, फिर रिएक्टेंट लिखा, फिर प्रोडक्ट लिखा। एलिमेंट का नाम सी, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक, कार्बन यहाँ 1 था, 4 था, 2 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। ठीक, अब हमें बैलेंस करना है, मतलब बराबर करना है। अब देखो यहाँ कौन सा पहले बैलेंस करना चाहोगे, देखो 2 है, इधर 3 है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देखो जैसे मैथ में एलसीएम लिया जाता है ना, उसी प्रकार से हम लेंगे। ठीक, देखो कैसे, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ ओ जो ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ हम ओ का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए हमने 2 लिखा। ठीक, जस्ट इमेजिन। ठीक, 2 लिखा तो कार्बन यहाँ 2 हो गया। ठीक, अब क्या होगा, क्या देखो यहाँ 2 हो गया तो कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, फिर 2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब देखो हमने अभी कहा था ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो देखो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 2, 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड कितना बचा, देखो प्रोडक्ट साइड 2 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए कितना होगा, 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 8 हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब ऑक्सीजन इधर 4 है और 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है ऑक्सीजन, 2 है। तो इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही है, तो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा। कहोगे भैया गलत बता रहे हो। अरे भैया कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को 4 से ही तो मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद 8 नहीं आ जाएगा। देखो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्लियर, समझ में आई बात, नहीं आई, देखो एक बार देखो फिर से, बैलेंस हो गई ना। देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ऑक्सीजन कितनी है 4 2 जा 8। ठीक, ऑक्सीजन कितनी है 4 4 8, और ये हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और यहाँ 4 2 जा 8, मतलब इक्वेशन बैलेंस है ना। अब मैं समझाता हूँ कैसे मैंने किया। देखो आई होप एक बार में समझ में नहीं आता है, मुझको भी नहीं आता था मैं जब पढ़ता था, तो मैं भी अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो सबसे पहले एलिमेंट लिखो, फिर रिएक्टेंट लिखो, फिर प्रोडक्ट लिखो। हमने एलिमेंट को लिखा यहाँ। ठीक, एलिमेंट को लिखा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद रिएक्टेंट को लिखा कितना नंबर है उसका, फिर प्रोडक्ट को लिखा। ठीक, उसके बाद हमने शुरू किया यहाँ से जहां थोड़ा अटपटा लगे, जैसे यहाँ देखो 2 3 थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ लगाया। उसके बाद हमने बताया है गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है कभी कभी, तो वो देखो कार्बन पीसा गया, फिर कार्बन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कार्बन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हमने किया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई 4 4 4 8 ऑक्सीजन हो गई। तो 8 ऑक्सीजन को करने के लिए हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यही थी अपनी एनसीईआरटी लैंग्वेज की, मतलब एनसीईआरटी का तरीका। ठीक, अब मैं 4-5 क्वेश्चन अपने तरीके से करवाता हूं और कुछ होमवर्क दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उस चैनल पर, मतलब टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तरीके को, देखते हैं। सबसे पहले दूसरी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बाय द वे एमसीक्यू में आ जाए तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इस तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या दिया गया है, FeSO4 सॉलिड है, Fe2O3 SO2 SO3। ठीक, ये दिया गया है। इसमें क्या करना है, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन दिखे ना, तो सबसे पहले ये ढूंढना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा नंबर्स के वो, मतलब जैसे FeSO4 हो गया, सबसे ज्यादा नंबर मतलब कौन से टर्म में है, कौन से मॉलिक्यूल में है। ठीक,
अब देखो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये Fe2O3 ये लग रहा है थोड़ा सा बड़ा ना, ये भी लग रहा है दम कम, लेकिन मैं इसको उठा लेता हूँ। देखो ये Fe2, अब सबसे पहले अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो ध्यान से समझना, यहाँ आयरन 2 है, ठीक, यहाँ इस साइड कितना है, 1 है। तो इसको मान लो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखता हूं, जस्ट इमेजिन। उसके बाद मैं भिड़ाता हूं, देखो सब मिल गया कि नहीं। देखो ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, 3 2 5, 5 3 8, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4 2 8 हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन का काम खत्म। सल्फर 2, ठीक, और सल्फर इधर भी 2 है, यानी कि बैलेंस हो गया है। इतनी जल्दी कैसे बैलेंस हो गया? देखो कुछ करना नहीं है, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन हो ना, बड़ी बड़ी इक्वेशन में बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है, यही तो तरीका है। देखो क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि जो मतलब कोई भी मतलब जैसे साल्ट हो गया, कोई भी मतलब जो जैसे FeSO4 हो गया, Fe2O3 हो गया, जैसे ये PbNO3 हो गया, जो मतलब लगे जिसमें ज्यादा नंबर्स हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों में से एक उठाओ जिसमें ज्यादा नंबर्स हो। जैसे मुझे लगा कि इसमें ज्यादा है तो मैंने उठाया, देखो जल्दी से बैलेंस क्यों हो गया, मैंने उठाया Fe2O3 वाला उठाया, देखो यहाँ 2 Fe है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, देखो सारा बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे करना है। अब देखो दूसरे में हम देखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, और इधर क्या है PbONO2NO2। ठीक, अब मैं इसमें सबसे बड़े को उठाता हूँ, ठीक, देखो कैसे, देखो Pb यहाँ 1 है, एक Pb है, यहाँ भी एक Pb है, ठीक। अब N कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 6। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो N अगर 2 है, यहाँ हम एक बार ट्राई करते हैं 2 लगा के, ठीक। देखो अब क्या बैलेंस हो रहा है, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7। ऑक्सीजन का झमेला फंस रहा है, कैसे, देखो यहाँ 7 है और इस साइड 6 है। अब क्या करें भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अब क्या करो, यहाँ एक बार फिर से ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रही ना, उसको 2-3 नंबर्स में इंटरचेंज करके देखो कैसे हो रहा है। देखो अब मान लो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 लिखने पे गेम ही पलट जाएगा, मैं जान रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं आप सबका आई को चेक कर रहा हूँ, मैं आप सबका मतलब अंडरस्टैंडिंग आंक रहा हूँ। ठीक, देखो कैसे, 3 2 6, 6 2 8 1 9, 9 हो गया भैया, ये भी गलत है। अब क्या होगा, अब जरा हम एक बार 4 रख कर चेक करते हैं। देखो यहां अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या हो गया, 4 2 8। क्लियर, बहुत बढ़िया, 8 2 10, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब भी नहीं दाल गल रही है, इधर 6 है, 11 कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा एक काम करूं, अगर मैं यहाँ 4 लगा दिया हूं और इसे 12 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दूं तो कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। अब कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन देखो, 4 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 हो गया। अब इस साइड हम 12 कर दे ऑक्सीजन को, भैया थोड़ा थोड़ा भेजे में बात गई, कैसे गई, देखो इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर देखो 3 2 6 है, अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो भाई ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही करना मेरे भाई, ये हिडन ट्रायल मेथड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार में ना आए तो लंबी सांस लो, उसके बाद सोचो, उसके बाद डिजीज को इंटरचेंज करो, फिर मिलाओ, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको आएगा। ठीक, दिक्कत नहीं है। बाकी जो हार्ड है यही सब पूछे जाते हैं ज्यादातर बैलेंसिंग में। ठीक, देखो अब बैलेंस हो गया ना, 2 Pb हो गया, 2 Pb, और उसके बाद N कितना है, 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन कितनी है, 12 है, अभी मैंने बताया। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं BaCl2 NO2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। ठीक, देखो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है मुझे तो देखो इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ Na2 है, ठीक, इधर Na1 है, अगर मैंने यहाँ Na मतलब 2 लगा दिया तो मैंने कहा था गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो देखो ये Na के साथ Cl भी है तो 2 Cl हो गया, यानी कि इधर इस साइड कितना है, 2, बात बराबर हो गई, थोड़ा कुछ मिल रहा है। अब देखो Ba इधर देखो Ba1 है, ठीक, क्लियर, और SO4 यानी कि यहां कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल 2 लगाना पड़ा बस। बिल्कुल भाई, बड़े बड़े इक्वेशन में देख के घबराना नहीं है कि नहीं मुझे आएगा, नहीं बहुत बड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़े जो साल्ट हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे Na2SO4 हो, मतलब कुछ भी हो, सबसे बड़े नंबर्स को उठाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से और उसी को बैलेंस कर डालो, बस बैलेंस होता चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, मैं बड़ा बड़ा करा रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा भी करवा दूं, बाय द वे एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको
घबराए ना देख कर, नहीं तो कोई कोई घबरा जाता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, दो मिलके ये कैसे हो गया। अब देखो यहाँ N2 है, S2 है और NH3 है। अब देखो यहाँ 2 करना है इनको, तो यहाँ ये लगा दिए, ठीक, 2n हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6। अब इसको 6 बनाने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। बहुत ईजी है, मैं जानता हूँ बहुत ईजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग को समझें, मतलब आप बेसिक लेवल को भी समझें, एडवांस लेवल को भी समझें, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इसको देखते हैं, इसमें क्या हाल चाल है। इसमें सबसे बड़ा ये लग रहा है, देखो Fe3O4, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया बाय द वे, मान लीजिए, ठीक। अब कितना बचा O4, और यहाँ 4 लगा दिया हमने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। अब कितना बचा, 4 2 8, हाइड्रोजन 4 हो गया जी, बैलेंस हो गया, क्लियर। बैलेंसिंग एक बार आप ट्राई करेंगे। मैंने जो 7 क्वेश्चन करवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर पढ़ जाएंगे, ठीक। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा, ठीक। इसमें मैंने बैलेंसिंग बहुत इजी वे में बताया है, ठीक। सबसे पहले अगर मतलब एनसीईआरटी मेथड से बताया है, या एलिमेंट लिखो, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, उसके नंबर्स को लिखो, उसके बाद एलसीएम ले लो, उसके बाद बराबर हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल को उठाना है, सबसे बड़े जो साल्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसको उठाओ, उसके बाद उसको बैलेंस करते चले जाओ। हिडन ट्रायल मेथड है, अगर बाय द वे नहीं आ रहा तो डिजिट को इंटरचेंज करो और आने लगेगा, ठीक। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले ये तो बताओ। देखो कॉम्बिनेशन नेम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, मतलब दो या दो से अधिक चीजें जुड़ रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये कोई दो रिएक्टेंट्स है, कोई दो चीजें हैं, ठीक, इन दोनों को हमने मिला दिया, कंबाइन कर दिया, तो देखो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना। तो उसी प्रकार मेरे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टर्स मिलकर एक नए सब्सटेंस, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपके दोस्त का एग्जांपल, मान लीजिए सुशील कोई है और एक कोई सुशीला है, ठीक। अब मान लीजिए सुशील इनको पसंद करते हैं, ठीक, जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर फन, ठीक। अब ये दोनों अगर साथ हो गए तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, बिल्कुल। तो उसी प्रकार मेरे भाई मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि नेम से ही पता चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो डिफिनेशन ऐसे अटैच कर दिया है कि आप लोग समझ पाए कैसे लिखना है, ठीक। देखो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया सुशील और सुशीला, ठीक, क्लियर। किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा प्लीज, ठीक, जस्ट फॉर फन हमने समझाने के लिए, हमने कॉन्सेप्ट को फील दिलाने के लिए नाम लिया है, ठीक। और बाकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी में क्या है, ये एक्टिविटी है, क्या है, एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे भाई, बार बार बनता है। देखो क्या होता है कि मैंने एक कोई सब्सटेंस लिया, जैसे क्विक लाइम मैंने ले लिया, और क्विक लाइम को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, जब क्विक लाइम को CaO को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम, जिसका अच्छा नाम क्या है, स्लेग्ड लाइम है। स्लेग्ड लाइम क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेग्ड लाइम बनता है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में भी बनता है, वैसे 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि ये बताइए कि स्लेग्ड लाइम कहाँ यूज होता है। तो स्लेग्ड लाइम ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, स्लेग्ड लाइम व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, जो मतलब आपके घर की पुताई होती नहीं है, वही स्लेग्ड लाइम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है किसके साथ, देखो ये बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, जो CaO है और H2O जो है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट होता है, यहाँ एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। और बात करते हैं, इसी को एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि अगर हम स्लेग्ड लाइम को CO2 से पास कर दें तो क्या बन जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर स्लेग्ड लाइम को हम CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। भैया ये क्या नई वाला है, पहले हमने क्या सीखा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग्ड लाइम बना रहा है, जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग में होता है। व्हाइट वॉशिंग में होने के बाद हम ये सीख रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड
को पास कर दे इसी के साथ तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या आ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा नाम क्या होता है, मार्बल होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। और इसका यूज जरूर आ सकता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स में, तो ध्यान से समझिएगा। इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, बहुत बढ़िया। सीमेंट इंडस्ट्री में CaCO3 का यूज किया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और CO2 है, ये स्लोली रिएक्ट करता है। क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है और फॉर्म कर देता है, क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को फॉर्म कर देता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और उसी प्रकार 2 रिएक्शन हमने समझा भी है दूसरे लेक्चर में, अगर आपने उसको नहीं देखा देख सकते हैं। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ठीक, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वाटर मिलेगा। अभी हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका पूरा विस्तार जानेंगे, एक्टिविटी दी गई है, ठीक। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार 50 सेकंड के अंदर में मैं रिकैप देना चाहूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कंबाइन होना प्रतीत हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने एग्जांपल भी दिया कि सुशील और सुशीला जब दोनों साथ हो गए तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसी प्रकार एनसीईआरटी एक्टिविटी है, क्या एनसीईआरटी एक्टिविटी है कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां होता है, व्हाइट वॉशिंग में होता है। व्हाइट वॉशिंग में होने के बाद क्या हुआ, मेरा मन किया कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मैं पास करता हूं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक। एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मिस हो गया। जैसे ये हो गया, मैंने पेंट कर दिया इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है, देखो उसका टोन थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि CO2 पास करती है उससे। CO2 पास करने के बाद क्या होता है कि रिएक्ट करके ये बना लेती है, तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें व्हाइट टोन आ जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और ये हमने समझा ही दिया है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है इसके साथ क्या करती है, स्लोली रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 चीजों का मिलना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अभी हमने एग्जांपल भी दिया था, सुशील का और सुशीला का, दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन अब इन्हीं का ब्रेक अप करवाना हो तो कुछ माध्यम लगेंगे, उन्हीं की वजह से ब्रेक्स डाउन होगा। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, जब एक एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में अलग हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नहीं समझे, फिर से समझो। देखो हमने कॉम्बिनेशन में क्या सीखा, जुड़ना। इसमें क्या होगा, टूट जाएगा। कोई एक रिएक्टेंट हो वो बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था सुशील का और सुशीला का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो गया था, लेकिन इनके दोस्त ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। तो उसी प्रकार क्या हुआ, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक। क्लियर, कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं नाम केवल इसलिए लिया हूं कि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाए, ठीक, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या पता चला कि डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है। किसमें, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। क्लियर, बहुत बढ़िया। कहोगे भैया इतना तो समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक उसमें ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल आ जाए, थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एक एक चीजें क्लियर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिएगा। देखो क्या हुआ कि ये हमें पता चल गया, लेकिन इनके मतलब 3 टाइप होते हैं। मतलब 3 टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये दोनों मिले हुए हैं, अब इन दोनों को अगर अलग करना है कुछ ना कुछ माध्यम लगेंगे, थोड़ा सा जोर लगेगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा। फोर्स के साथ साथ थोड़ा सा क्या होगा, इन्वायरमेंटल भी प्रेशर थोड़ा लगता है, ठीक। तो उसी प्रकार समझाना ये चाह रहा हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। एक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एक फोटोलाइसिस होता है, एक थर्मोलाइसिस होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक, ठीक, और लाइसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेक्स डाउन, ठीक। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई कंपाउंड टूट रहा हो। कहोगे भैया समझे नहीं, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया, वाटर का। वाटर को मैंने अगर इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, ईसी, अगर इलेक्ट्रिक करंट मैंने दे दिया तो क्या हुआ कि ये टूट गया। किसमें किसमें टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जैसे हमने उधर देखा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके
वाटर बना रहे हैं, तो उसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए वाटर से, मतलब कुछ ना कुछ माध्यम लगा। क्या माध्यम लगा, क्या मीडियम लगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। और ये एनसीईआरटी एक्टिविटी पूरा गिवन है, इसी का मैं निचोड़ यहाँ लिखा हूं। निचोड़ का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्यूम रेशियो क्या होता है गैसेस का। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक। 2:1 होता है इसका वॉल्यूम रेशियो। क्लियर, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस किस पे निकलती है और ऑक्सीजन गैस पे किस पे निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा याद रखिएगा कैथोड पर। देखो टीएच, एच आ रहा है ना, एच फॉर हाइड्रोजन होता है, तो इसी प्रकार आप याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और ऑक्सीजन एनोड। ओ देखो ओ, तीसरे पे ओ आ रहा है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है एनोड पे। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या समझाया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जो टूट जाए इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, वाटर का एग्जाम्पल दिया, वाटर ब्रेक्स डाउन हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, इसका वॉल्यूम रेशियो 2:1 हो गया। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पे इवॉल्व होती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। फोटोलाइसिस अगर देखते हैं तो फोटो फोटो वो वाला फोटो नहीं, कैप्चर करने वाला। फोटो का मतलब होता है लाइट, अगर देखा जाए साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो फोटो का मतलब लाइट होता है। तो लाइट की मदद से कोई भी अगर कंपाउंड, कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी रिएक्टेंट अगर टूट रहा हो तो उसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसका नाम भी होता है, फोटोलाइसिस भी होता है। क्लियर, तो फोटोलाइसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि लाइट एनर्जी की मदद से क्या करती है, टूटती है, ठीक। क्लियर, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या दिया है, 2AgCl, ये सनलाइट का क्या है, सिंबल है। सनलाइट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू, ठीक। क्लियर, तो हमने एजीसीएल को लिया, एजीसीएल को लिया, ठीक। सिल्वर क्लोराइड को लिया, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये टूट गया अगर हमने इस पे क्या किया, सनलाइट को दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल अगर वहीं देखते हैं तो ये 2AgBr, अगर हमने सनलाइट का माध्यम चुना है तो टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप समझ में आया होगा। और इन सब का यूज कहां होता है, ब्लैक फोटोग्राफी में होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिकैप दूंगा, क्या, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें लाइट की मदद से कोई भी रिएक्टेंट टूट रहा हो, जैसे हमने एग्जांपल दिया एजीबीएल, एजीबीआर, एजीसीएल। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये सब आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब बढ़ते हैं, दो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मैं अच्छे से समझा रहा हूं। देखो, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ध्यान से समझिएगा। थर्म का मतलब हीट। क्लियर, तो लाइसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेकअप, मतलब ब्रेक्स डाउन, मतलब जो जो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता हो कि टूट रहा हो हीट की मदद से कोई भी रिएक्टेंट। मतलब भैया जैसे एग्जांपल समझाओ थोड़ा बहुत, जैसे मैंने तभी क्या लिया था, तभी क्या बना था वो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट दूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तभी हमने शायद थोड़ा सा गलत बता दिया। क्या गलत बताया, हमने इसको बताया कि सीमेंट इंडस्ट्री में, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे, मतलब मुझे नहीं, शायद बोला था कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। देखो, CaO को सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक। अगर वो गलत हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक। तो हमने क्या सीखा कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, जो कि हीट की मदद से तोड़ा जाए उसी को हम थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, तो हमने एग्जांपल दिया कि जैसे ये है, ठीक, इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। क्लियर, क्विक लाइम का। और दूसरा एग्जांपल हमने ये दे दिया, FeSO4, आयरन सल्फेट को अगर हमने तोड़ दिया तो किसमें किसमें टूट जाता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 SO3। ये क्या है भैया, ये थोड़ा सा समझाओ। देखो, SO2 SO3 क्या है, ये गैसेस है, ये गैसेस लाइक एस, जो माचिस, मतलब कोई भी जलने की वो स्मेल होती नहीं है, जैसे माचिस को अगर हम जलाते हैं तो थोड़ा सा स्मेल आती नहीं है, तो उसी प्रकार का इसका टेस्ट रहता है, ठीक। मतलब स्मेल रहती है, टेस्ट नहीं रहता। क्लियर, और ये टूट जाता है, इसको याद रखिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ये भी हीट की मदद से टूटता है। इसको मैंने बगल में लिखा, थोड़ा सा जगह कम थी इसीलिए। देखो, अगर हम क्या, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट की मदद से तोड़े तो क्या होगा, PbO में और NO2 में। इसको हम ब्राउन फ्यूम्स के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक। ब्राउन फ्यूम्स की मदद से इसको जानते हैं, मतलब नाम से जानते हैं, मदद से नहीं, ठीक। और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक थर्मोलाइसिस
एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट की मदद से कोई भी रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्विकलाइम का यूज कहां करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। और हमने आयरन सल्फेट को लिया। आयरन सल्फेट किस किस में टूट गया? हीट जब दी गई तो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सब गैसेस हैं, एक ऐसी गैसेस है जो कि कोई भी चीज बर्न करने पे स्मेल प्रोड्यूस करती है। ठीक? क्लियर? और वही हमने इसको लेड नाइट्रेट को दिया। लेड नाइट्रेट को अगर हमने हीट दिया तो क्या किसमें चेंज हो गया? पीबीओ में और NO2 में, जो कि ब्राउन फ्यूम्स है, और O2 में। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने क्या पढ़ा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें टूट जाता है एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में। तीन टाइप होते हैं: इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, वो थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कुछ भी तोड़ा जाए, जैसे वाटर का हमने तोड़ना देखा अभी। और फोटोलाइसिस क्या होता है? जिसमें सनलाइट की मदद से तोड़ा जाए, जैसे AgBr, AgCl। और थर्मोलाइसिस क्या होता है? जिसमें हीट की मदद से, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा अभी। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा अच्छे से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे अंदाज में समझते हैं और फील करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके रियल लाइफ एग्जांपल से मैं रिलेट करवाऊंगा। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब डिस्प्लेस करना। मतलब कोई ऐसा बंदा होगा जो दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा, पावरफुल होगा। ठीक? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लो ये कोई दो बंदे हैं, साथ में है, और ये थोड़ा सा पावरफुल है मान लीजिए। अब पावरफुल होने की वजह से क्या हुआ कि ये इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये इसके साथ आ गया। तो यही यहाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये सीखने को मिला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि पावरफुल जो लोग होते हैं वो लेस पावरफुल लोग को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं उस जगह से। तो मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है जो कि जिसमें लेस पावर, मतलब लेस रिएक्टिव लोग जो रहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। किसके द्वारा? मोर रिएक्टिव के द्वारा। तो मेरे भाई वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस आर रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। आप कहोगे भैया लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक है रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से फील करना है और सारा आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। देखो, हमने क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है? ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या है कि ऑर्डर वाइज है, मतलब कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से एलिमेंट के पास ज्यादा पावर है, कौन से एलिमेंट के पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ठीक? देखो कौन कौन से। सबसे पहले देखो, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर वो क्या कहते हैं, आयरन है, फिर उसके बाद लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है। कहोगे भैया याद नहीं होगा। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक अप्लाई कर लेना, याद हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है? कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम कलकत्ता, मथुरा, गुलेलबाग, सोना। कहोगे भैया कौन सा ट्रिक बताया? देखो फिर से बता रहा हूं। देखो, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम कलकत्ता, मथुरा, गुलेबाग, और यस से कुछ भी कह सकते हो, सिलिकॉन कुछ भी कह सकते हो। ठीक? तो ये तो ट्रिक है, बाकी आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। ठीक? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इन्हीं को देखते हुए हम यहाँ इसका एग्जाम्पल रिलेट करते हैं। हमने सीखा कि डिस्प्लेस करता है, तो एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए जिंक का, अगर जिंक जो ये क्या कहते हैं, जिंक जो एलिमेंट है, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। देखो जिंक कहां है? कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको जिंक यहां है, और कॉपर कहां है? कॉपर 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 9 नंबर पे है, यानी कि जिंक इससे ज्यादा पावरफुल है। तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या किया? इसने डिस्प्लेस कर दिया इसको। तो क्या बन गया? आगे चल के जिंक सल्फेट बन गया, और ये बेचारा आगे मतलब बाहर हो गया।
जैसे ये फंडा चलता है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। मान लीजिए मैंने सुशील और उनका एग्जांपल दिया था सुशीला का, तो मान लीजिए सुशील और सुशीला यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मान लीजिए मोहित कोई आ गया, ठीक। अब मोहित ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, सुशील को, और यहाँ मोहित और सुशील हो गए, और यानी यहाँ सुशील अलग हो गए। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसमें कलर याद रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और बाद में जब ये जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है तो कलरलेस सॉल्यूशन में बदल जाता है। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल आपके सामने हाजिर है। क्या हाजिर है, देखो, अगर हम आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, मतलब ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि ग्रीन कलर होता है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, और केस स्टडी में भी बन सकता है। केस स्टडी जैसे दे दी जाएगी कि मतलब मोहन ने जिंक सल्फेट के साथ उसको रिएक्ट करा, वो बना, उसके बाद एक्स मेटल बताओ, उसके बाद उसका कलर बताओ, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो ये देख लेते हैं, ये देखो पीबी है, लेड है, लेड का अगर हमने इसके साथ कराया CuCl2 के साथ, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड और कॉपर बन गया। क्लियर, तो 1 मिनट में मैं रिकैप दूंगा, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं देखता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब इसके कंपाउंड से क्या करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, उसको निकाल देता है बेचारे को। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये आई होप याद हो जाए, 1-2 बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने एक ट्रिक भी बताया, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम घूमने चले मथुरा, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, बाकी ट्रिक बहुत सारी हैं। एक है कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको अल्टो जेन फरारी, मतलब बहुत सारी ट्रिक है, कोई दिक्कत है नहीं। ट्रिक वहीं अप्लाई की जाती जहां मतलब हो सकता है। अगर आप यहां तक याद कर लेंगे ना, यहां तक कॉपर तक, तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ रेयर केस ये तीनों हमने वैसे लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई होप समझ में आया होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शुरू करते हैं अच्छे ढंग से। देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर दूसरी जगह सेटल हो जाता था। जैसे मान लो ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको हटाकर यहां इसके साथ आ गया। ठीक, ये गेम था डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो आभास हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या है मेरे भाई, जैसे 2 ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक, ये मान लेते हैं 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि ये मान लेते हैं मोर रिएक्टिव है, ये इसको हटा दिया तो ये इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया, यानी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बाय ईच अदर। क्या क्या बोला मैंने, जो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट आयंस, जो कि आयन का एक्सचेंज होता है, जो कि आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल समझा रहा हूं। देखो, जैसे Na2SO4 और BaCl2, मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक, Na2SO4 BaCl2। अब जो सोडियम है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। यानी कि जो आयंस है उसका एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा ऐसा, मतलब क्या, इधर से उधर। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें ये कौन सी रिएक्शन और है, अगर कोई और टाइप पूछा जाए तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यहाँ देखो पीपीटी बन रहा है, पीपीटी। ठीक, इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये कोई हमने बेस ले लिया, ये क्या है, बेस है, और ये हमने एसिड ले लिया। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये कोई अच्छाई है, ये कोई बुराई है। जब अच्छाई और बुराई दोनों साथ में टकरा जाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ऐसा याद रखिए, जब एसिड और बेस दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन का निर्माण होता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है,
जब एसिड और बेस साथ में मिलकर साल्ट बना रहे हो, साल्ट और वाटर बना रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर कोई पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है और साल्ट और वाटर बनता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से 1 मिनट में रिकैप दूंगा। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आयंस का, डिफरेंट आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है आपस में। और क्या होता है कि जैसे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और क्या करता है कि उसकी पोजीशन चेंज होता है, हो जाती है। जैसे यहाँ क्या हुआ, NaCl बन गया इधर और BaSO4 बन गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। और एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ हमने किया तो साल्ट और वाटर बन गया। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। अभी तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, डिकम्पोजिशन देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट को देखा। अब रिडॉक्स रिएक्शन की बारी है। देखो भैया, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में जरा समझाओ। देखो भैया, रिडॉक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है। नाम मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि नाम अगर आप जान जाएंगे ना, इसका काम जानने में देर नहीं लगेगा। देखो, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखो, R फॉर रेड हो गया ना, रेड, रिडक्शन, रिडक्शन। और ऑक्स क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से समझना, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में होते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन साथ साथ में होते हैं। भैया कुछ समझ में नहीं आया? रिडक्शन कहां से आ गया? कहां से आप रिडक्शन घुसा दिए? आपने कहा था कॉन्सेप्ट फील दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाऊंगा। हर चीज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल है, हर चीज समझाऊंगा मैं। देखो, मैंने इतना बताया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस, मतलब होता है, साथ साथ होता है, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों टर्म को हम समझते हैं, कौन सा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मेरे भाई दो टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल को अभी इग्नोर करिएगा, अभी एग्जाम्पल बताता हूं, मैं समझाता हूं, ठीक है? तो दो टाइप के होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीजन, लग रहा है ऑक्सीजन का रोल ज्यादा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक? और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो हमें क्या सीखने को मिला ऑक्सीडेशन में? मतलब ऑक्सीडेशन मतलब हमें फील हो रहा है ऑक्सीजन का रोल ज्यादा है, तो यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा? एडिशन होगा उसका, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब ही पता चल रहा है कि मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। कहो कि भैया अब थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन कैसे आता है? देखो, मैंने क्या समझाया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो देखो, एक एग्जांपल है CuO प्लस H2, CO प्लस H2O। अब देखो, CuO और इस साइड कितना क्या है? केवल Cu बचा है, तो यानी कि इधर क्या है? ऑक्सीजन कम हो गया। देखो, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन इसमें ऐड था, लेकिन इधर रिड्यूस हो गया, तो यानी कि इसमें क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ध्यान से समझना, रिडक्शन हो गया, ठीक? तो रिडक्शन क्या हुआ मेरे भाई? कॉन्सेप्ट फील दिला रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखो, यहां CuO था, यानी कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, लेकिन इधर आते आते क्या हुआ कि इसने इसको डिस्प्लेस किया, और क्या हो गया कि ये अकेला हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो यानी कि रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन में क्या एडिशन हो जा रहा है? क्या जुड़ जा रहा है? ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक? ऑक्सीडेशन। क्लियर? बहुत बढ़िया। आई होप ये बातें समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। देखो, ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। भैया देखो, ZnO इधर था रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड आते आते देखो केवल Zn बचा, मतलब जिंक बचा, ठीक? तो यानी कि इसका भी क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और बात करते हैं C, जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन। और ये वाला आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, मतलब
कौन से में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से में रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब मैं आपको एक टर्म बताता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या मैंने बोला, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि जिसका रिडक्शन हो रहा हो। जैसे देखो यहां अगर इसमें देखें तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ठीक, ये ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। और वहीं अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, क्या भैया, रिड्यूसिंग एजेंट, एक मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट इसका उल्टा होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है कि एक ऐसा एजेंट होता है जो कि केपेबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो यानी कि क्या होगा कि जिसका रिडक्शन हो रहा हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन देखो ये इसका हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक मिनट में फिर से रिकैप दूंगा, देखो ध्यान समझना। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, हमने एग्जांपल देकर समझाया, इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट में। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं रेंसिडिटी और कोरोजन को। अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं मेरे भाई, एक होता है रेंसिडिटी, एक होता है कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, सब समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के दम पे। देखो रेंसिडिटी समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये एप्पल है, एप्पल को मैंने काट दिया, मान लो कटा हुआ एप्पल हो गया ये। ठीक, अब मैंने इसको मतलब एक जो इसका पीस था उसको मैंने तुरंत खाया। ठीक, उसके बाद इसको छोड़ दिया, उसको 6 घंटा बाद मतलब देखा तो क्या हुआ, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब कहीं येलो कहीं रेडिश, मतलब कलर उसका बदलाव होगा, उसके कलर में चेंज आ गया। और देख रहा हूं थोड़ा स्मेल में भी परिवर्तन आ रहा है, और उसको थोड़ा सा खा के भी देखा तो टेस्ट में भी परिवर्तन आया। तो मेरे भाई रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का खराब होना, मतलब फूड का खराब होना, मतलब उसके स्मेल में उसके टेस्ट में परिवर्तन आना। तो भैया रेंसिडिटी वही होता है जो कि खाना खराब जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में देखो बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए खाना जल्दी खराब हो जाता है। तो मेरे भाई रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये स्लो ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट। देखो ऑयल और फैटी जो फूड होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जल्दी होती है। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। फूड मटेरियल्स में जो जिसकी वजह से हमारे फूड जो होते हैं क्या कर देते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, और रिजल्ट देते हैं, क्या देते हैं, चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन टेस्ट। क्लियर, जो मैंने अभी समझाया वही है, यहां मैंने डिफिनेशन अटैच कर दिया है। रेंसिडिटी फिर से समझने का प्रयास करना, भोजन जब खराब हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया कि मान लीजिए एप्पल को मैंने छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद स्मेल चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये तो समझ में आ गया, अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो क्या करोगे। अब मान लीजिए आपने एप्पल को काटा, एप्पल को काटने के बाद उसको अगर प्रिवेंट करना है तो आप उसको रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, मतलब आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक, मतलब खराब होगा ऐसा नहीं है, खराब नहीं होगा, खराब होगा लेकिन कुछ टाइम बाद खराब होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिला सकते हैं हम अपने भोजन में। ठीक, जो कि मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेन, और हाँ अपने भोजन को वहां रख सकते हैं जहां एयर, मतलब जहां एयर का पास ऑन बहुत कम हो, वहां भी आप रखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, मतलब जो भोजन खराब हो रहा है वो नहीं होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं कोरोजन क्या होता है। देखो रेंसिडिटी भोजन के लिए था, कोरोजन मेटल के लिए। मेटल का मतलब जैसे मान लो ये आयरन है, आयरन है। अब मान लेते हैं ये आयरन है, आयरन। ठीक, मान लेते हैं ये आयरन है जो बीच में है। ठीक, आयरन है, देखो आयरन को मैंने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में। कहा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा एक दिन पहले पूरा एकदम चिकना चिकना अच्छा सा था, लेकिन मैंने 5 दिन बाद देखा, 5 दिन बाद देखा तो क्या हुआ, यहाँ
मतलब थोड़ा सा रेडिश कलर की लेयर चढ़ गई है, रेडिश कलर की लेयर चढ़ गई है। क्यों चढ़ गई मेरे भाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है। मतलब वाटर, एयर, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? रस्ट बना ले रहे हैं, रस्ट बना ले रहे हैं। तो भैया कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है डिटोरिएशन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का खराब होना। ये जैसे मैंने इसका समझाया, ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? वाटर को ले लेगा गैसियस फॉर्म में, और मतलब ऐसे लेकर क्या होगा कि ये रस्ट बना लेगा। फिर जब रस्ट बन जाएगा तो ये मेटल को धीरे धीरे डिग्रेड कर देता है, मतलब खराब कर देता है। ठीक, क्लियर? बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से क्या हो, मतलब एयर की मदद से ये हो सकता है, ऑक्सीजन की मदद से हो सकता है, वाटर की मदद से हो सकता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? मान लो इस पे अगर मैं चाह रहा हूं कि इस पे रस्ट ना लगे, मतलब ये खराब ना हो, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे बचाना है इसको, तो इसको हम पेंटिंग कर सकते हैं, या गल्वनाइजिंग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। क्लियर? मैंने क्या समझाया? क्रोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मेटल खराब हो जाता है। मेटल खराब किसके द्वारा होता है? मतलब किस कारक के द्वारा होता है? एयर, ऑक्सीजन, वाटर। क्लियर? और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग की मदद से। अब 1 मिनट में मैं रिकैप दूंगा, मैंने क्या समझा। ऑक्सीडेशन के 2 टाइप होते हैं, एक रेंसिडिटी होता है, क्रोजन होता है। रेंसिडिटी में क्या होता है? भोजन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट में देखा जाए तो टेस्ट और स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। और इसको बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेशन का उपयोग कर सकते हैं। और इधर हम बात करें तो क्रोजन क्या होता है? डिटोरिएशन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का खराब होना किसकी वजह से? वाटर, एयर, ऑक्सीजन की मदद से। ठीक, इसको अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ खत्म होता है अपना चैप्टर। ये चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में खत्म कर दिया है, एकदम कंसाइज वे में, मतलब अच्छे से डेप्थ में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। ठीक, 30 मिनट का, 35 मिनट का, ये शायद 40-50 मिनट का जाएगा। मैंने मतलब तीनों लेक्चर इतने डेप्थ में, इतने अच्छे से समझाया है कि आप लोग को कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारी रिएक्शन, सारी एक्टिविटी सारा कवर करा दिया। और मैंने ये भी बताया है कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक, क्लियर? तो ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद मैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे पोल करूंगा, जिस चैप्टर पे ज्यादा वो रहेगा वही चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, इसके बाद साइंस में, और इसके बाद मैथ में स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री सबको बहुत हार्ड लगता है ना, बहुत आसान लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, बाकी रैप सॉन्ग्स भी आएंगे। आज तक यूट्यूब पर रैप सॉन्ग्स बहुत कम दिखाई देते हैं, है ही नहीं रैप सॉन्ग्स मैथ और साइंस के। मैं प्रॉमिस करता हूँ रैप सॉन्ग्स भी लाऊंगा, रैपिड रिवीजन भी लाऊंगा, और डेप्थ में कॉन्सेप्ट को भी फील दिलाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक, मैं इस बात की प्रॉमिस लेता हूं, अगर तू 30% पे बैठा होगा ना, तो तू 80 तक, 90 तक जा सकता है। अगर तू 60 पे बैठा होगा ना, 90 से 95 पे जा सकता है, या 100 तक जा सकता है। बस बिलीव जताना इस भाई के ऊपर। बस बिलीव का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग कहेंगे कि इतनी कम उम्र में क्या ही पढ़ाता होगा। देखो भाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये, आप पहले कंटेंट देखिएगा, उसके बाद आप सबको खुद आभास होगा क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ इसलिए यूट्यूब पर आया हूं क्योंकि इंडिया अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। इंडिया के एजुकेशनल फील्ड में अभी कुछ ना कुछ लैकिंग है। क्लास 9th और क्लास 10th, 11th में भी, 11th भी सरप्राइज है, कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, देखो क्या लैग कर रहा है कि आजकल टीचर स्लाइड तो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है उसकी सोचने की क्षमता डाउन हो चुकी है। इसीलिए मुझे आप देखते होंगे तीनों लेक्चर में मैं डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाता हूं, और इसीलिए पढ़ाता हूं कि आप उसको समझ सके, फील कर सके, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। और इस बात का मतलब मैं क्या बोलूंगा, सीबीएसई 2026 इस साल का पेपर मैथ में सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाए, बच्चों का रिएक्शन ऐसे रहा, मतलब कुछ इंटेलिजेंट लोग थे जो कर लिए, लेकिन जो हार्ड वर्किंग था, जिसका थोड़ा सा आईक्यू कम था, वो मैथ का पेपर नहीं कर पाया। वो 30 नंबर 40 नंबर पे अटक गया। मतलब ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक, और बोल रहे हैं ऐसा हुआ भी है। तो टीचर के ब्लेंडर में नहीं आना। जैसे मैं अगर कहूं
कि नहीं मुझे ही फॉलो करो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा बिल्कुल क्यों मत करना? क्योंकि मैं इधर से अपना एफर्ट दे रहा हूं, उधर से आप अपना एफर्ट दीजिए। एफर्ट का मतलब क्या हुआ? मैंने इतना पढ़ाया ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी को आप 1 घंटे बाद फिर से रिवाइज करिए, भैया ने क्या पढ़ाया था। नोट्स आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक? क्योंकि सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होता है जब सेल्फ प्रिपरेशन होती है, ठीक? बाकी अगर कोई टीचर कहे कि मेरे लेक्चर में आ जाना, कुछ मत करना, 100 नंबर दिला दूंगा, तो ये सब केवल व्यूज बढ़ाने का धंधा है और कुछ नहीं है। ये वीडियो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी भी नहीं सही हुआ है। कुछ सही हुआ है, लेकिन अभी पूरे रूप मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है, ठीक? तो मैं प्रयास करूंगा सही करने का, ठीक? बाकी अगर मेरे पढ़ाने का एफर्ट अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाई बहन, तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना कि भैया पढ़ाते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को फील दिलाते हैं, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए मैं साइन अप करता हूँ इस चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।